आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी 99 चैनल में। और आज का क्लास है केमिकल इक्वेशन क्लास 10 साइंस का। तो ये साइंस का पार्ट 4 है। 3 पार्ट आ चुका है। पिछला पार्ट में हम लोग टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन देख रहे थे, जिसमें 2 टाइप हम लोग कवर किए थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए ये Fe है, Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। जब आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है FeSO4 आयरन सल्फेट और प्लस Cu कॉपर। तो ये रिएक्शन होता है Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। इस रिएक्शन में हम लोग देख सकते हैं, देखिए कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ये ब्लू रहता है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। जब कोई आयरन आर्टिकल को कॉपर सल्फेट में डाल दिया जाता है और कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, तो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सॉल्यूशन है वो बदलकर ग्रीन हो जाता है। इसका कलर ग्रीन हो जाता है। और जो आयरन आर्टिकल था, आयरन नेल मान के चलिए, एक आयरन नेल है जिसको कॉपर सल्फेट में हम लोग डाल देते हैं। कुछ समय के बाद देखते हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर था ब्लू, वो धीरे धीरे हो जाता है ग्रीन। जो आयरन नेल था उसमें ऊपर ब्राउन कलर लग जाता है, ब्राउन कलर कॉपर का लग जाता है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, देखिए आयरन जो है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर की तुलना में, इसलिए ये क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस मतलब क्या होता है, हटा देना, उसका पोजीशन चेंज कर देना, प्लेस चेंज कर देना। तो इसको डिस्प्लेस कर देगा आयरन और उसके जगह में खुद का सॉल्यूशन बना लेगा। अब आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है। आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन ग्रीन होता है। शुरू में तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, लेकिन रिएक्शन के बाद आयरन सल्फेट बन जाता है और इस कारण सॉल्यूशन का कलर बदलकर ग्रीन हो जाता है। तो इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग किस तरह से बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का? व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal from their solution is called displacement reaction। तो displacement reaction का डेफिनेशन बहुत इजी है, क्लियर हम लोग बोल सकते हैं कि when more reactive metal displaces less reactive metal from their solution then this type of reaction is called displacement reaction। यहाँ वही चीज़ देखने को मिल रहा है कि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। अब इसमें ये कंडीशन ध्यान रखना है कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है वही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा। अब मान लीजिए ऐसे रिएक्शन लिखा जाता है कि Cu प्लस FeSO4 है, तो दोनों के बीच रिएक्शन होगा, तो इधर क्या बनेगा? तो आप में से बहुत लोग ये बनाइएगा रिएक्शन, इसमें CuSO4 प्लस Fe, इस तरह का आप लोग रिएक्शन बना दीजिएगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये नहीं बन सकता है, ये गलत है। इसमें क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। नो रिएक्शन क्यों होगा? देखिए कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है तो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन जो ज़्यादा रिएक्टिव है जैसे कि आयरन, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो इसमें याद रखना है हमेशा कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वही लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। इसी तरह से और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, Zn प्लस CuSO4, तो ZnSO4 बनेगा प्लस Cu, प्लस Cu। तो जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेगा। तो ये भी रिएक्शन एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं Pb प्लस CuCl2, तो बन जाएगा PbCl2 प्लस Cu।
तो यहाँ लेड जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि लेड कॉपर से अधिक रिएक्टिव है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। कोई गेस्ट हम लोग के घर आते हैं, इसे समझिए, कोई गेस्ट हम लोग के घर आते हैं और हम लोग किसी चेयर में बैठे हुए हैं। अब गेस्ट जैसे ही घर में आते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का क्या कर्तव्य होता है, हम लोग तुरंत चेयर से हट जाते हैं और गेस्ट को बैठने के लिए जगह देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गेस्ट हम लोग से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव है। हम लोग साइंस के लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि गेस्ट हम लोग से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए गेस्ट के आते ही हम लोग चेयर खाली कर देते हैं और उनको बैठने की जगह दे देते हैं। जैसे ये गेस्ट हैं, ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है, ये जैसे ही आए तो हम लोग जो है चेयर से उठ गए। ये चेयर मान लीजिए SO4 को, हम लोग चेयर से हट गए और वो गेस्ट को चेयर दे दिए, तो गेस्ट यहाँ पर चेयर में बैठ गया और हम लोग अलग चले गए क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल थे। अब उसी को इसमें भी आप समझ सकते हैं, अगर कोई कम पावरफुल व्यक्ति आता है तो हम लोग चेयर नहीं खाली करते हैं। जनरली हम लोग किसी चेयर में बैठे हैं और कोई बच्चा आ जाता है, तुरंत बच्चा आ जाता है तो क्या तुरंत हम लोग चेयर खाली कर देंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है। कहने का मतलब है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाएगा, जो लेस रिएक्टिव होगा वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है जो हम लोग को याद रखना है, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को मेटल नॉन मेटल में भी बताया जाएगा, इसलिए इस चैप्टर में बस खाली हम बता रहे हैं, इसको समझ लीजिए कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज हम लिख रहे हैं मेटल का, ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक भी है, ट्रिक से लिख देते हैं। कुत्ते ने काटा मोगली, अले जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे और पढ़ो। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज हो गया। कुत्ते ने काटा मोगली, अले जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे और पढ़ो। इससे हम लोग याद रख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसमें जो है, जो ऊपर में होगा वो मोर रिएक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू लोअर। नीचे की तुलना में ऊपर वाला मोर रिएक्टिव होगा, नीचे वाला लेस रिएक्टिव होगा। यानी कि अगर इन दोनों का बात करें तो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। उसी तरह बोल सकते हैं कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन Pb, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Cu। तो जो ऊपर में होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, जो नीचे में होगा लेस रिएक्टिविटी होगा। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है, यानी कि ऊपर में हाई रिएक्टिव, नीचे में लेस रिएक्टिव। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहेंगे? देखिए, जिस रिएक्शन में आयन का एक्सचेंज होता है, आयन एक्सचेंज टेक्स प्लेस, जिस रिएक्शन में आयन एक्सचेंज होगा उस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एग्जाम्पल देखते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब आपस में रिएक्ट कराते हैं तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है BaSO4, बेरियम सल्फेट बनता है, और प्लस 2NaCl। तो दोनों लिक्विड है, सोडियम सल्फेट भी और बेरियम क्लोराइड भी। दोनों को जब एक साथ मिलाते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को, तो इससे एक इनसोल्युबल सब्सटेंस प्राप्त होता है BaSO4, और एक साल्ट मिलता है NaCl। तो ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आयन एक्सचेंज कैसे हुआ है। देखिए, आयन एक्सचेंज का मतलब हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि अदला बदली हो गया है। सोडियम के साथ सल्फेट है, क्लोरीन के साथ बेरियम है। अब क्या हो गया कि बेरियम और सल्फेट ये एक साथ आ गया BaSO4, यहाँ से यहाँ एक्सचेंज हो गया, और
Cl और Na एक साथ हो गया जिससे NaCl बन गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आयन एक्सचेंज यहाँ पर हुआ है कि दोनों आपस में आयन को एक्सचेंज कर लिए। बेरियम के साथ SO4 चला गया और Na के साथ Cl आ गया। तो इस तरह का रिएक्शन जो होगा उसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। ये था हम लोग का सिंगल डिस्प्लेसमेंट और इसमें बना था हमारा FeSO4 प्लस Cu, ये बना था। तो इसमें ध्यान दीजिए कि ये यहाँ पर सिंगल है, ये तो डबल है, कॉपर है सल्फेट है, ये डबल है, लेकिन ये क्या है सिंगल है। तो एक चीज़ सिंगल रहता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में या नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, एक मेटल सिंगल रहता है जो कि मोर रिएक्टिव होता है, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई सिंगल नहीं है, इसमें भी दो है इसमें भी दो है और दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी के साथ एक और समझ लीजिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है। तो इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पर बन रहा है हमारा BaSO4 जो कि इनसोल्युबल है। जब दो लिक्विड को आपस में मिलाते हैं और कुछ इनसोल्युबल सब्सटेंस बनता है तो उस सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट कहते हैं। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का हम लोग डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा हो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा हो, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन रहा है BaSO4, तो इस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये वाला, यही एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किसको कहा जाता है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन को समझिए फिर रिडक्शन को। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिंग ऑक्सीजन और रिमूविंग हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिंग ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिंग ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया कि किसी रिएक्शन में जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन हट रहा है, रिएक्शन में कम हो रहा है, हाइड्रोजन गायब हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और रिडक्शन जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, रिडक्शन में हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा था और यहाँ ऑक्सीजन हटेगा, यहाँ हाइड्रोजन हट रहा था, यहाँ जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, तब उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन अलग से समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिंग ऑक्सीजन और रिमूविंग हाइड्रोजन। इसी तरह से रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जब ये दोनों एक साथ होता है तो उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, या शॉर्ट में उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, रेड से हो गया रिडक्शन और ऑक्स से हो गया ऑक्सीडेशन, दोनों मिलाकर क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब जब इसका एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। अब मान लीजिए 2Cu प्लस O2 क्या बनेगा, 2CuO। तो यहाँ देखिए
ये कॉपर है और ये ऑक्सीजन है, दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं। यानी कि कॉपर को जब हम लोग गर्म करते हैं, कॉपर तो ब्राउन कलर का होता है, जब उसको हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है जो ब्लैक कलर का होता है। ये ब्लैक कलर का होता है कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर होता है ब्राउन कलर का। तो कॉपर का पाउडर ब्राउन कलर का ले करके जब हम लोग उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद वो ब्लैक हो जाता है। इसका मतलब रिएक्शन हो गया, रिएक्शन होने के बाद कॉपर ऑक्साइड मिला। अब यहाँ देखिए कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। रिएक्शन के बाद इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, ये ऑक्सीडेशन है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब देखिए इन सब एग्जाम्पल को ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो हम लोग देखेंगे। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना किधर होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में। तो जब हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में जाएंगे तो हम लोग को देखना है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन हट रहा है, या हाइड्रोजन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन हट रहा है, और उसी के आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये पहला एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड है CuO, और इधर जाने से क्या हो रहा है, केवल Cu हो रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ अगर हम लोग देखें, यहाँ से हम लोग यहाँ देखते हैं तो यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये जो है रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से यहाँ रिडक्शन हो रहा है। इसी तरह यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन से H2O बन गया। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि वाटर का हो रहा है। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो भी होगा रिएक्टेंट का होगा, प्रोडक्ट का नहीं होगा। तो ये रिएक्टेंट में है H2, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, बन गया H2O। कॉपर ऑक्साइड रिएक्टेंट की तरफ है, इसमें से ऑक्सीजन हट गया, यानी कि इसका कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और ये कॉपर बनाया। ऑक्सीजन हट गया, रिडक्शन हो गया और कॉपर बन गया कॉपर ऑक्साइड का। तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को रिडक्शन किसका हुआ और ऑक्सीडेशन किसका हुआ। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, इसका रिडक्शन हुआ तो इसका रिडक्शन कौन कराया, इसका रिडक्शन कराने में ये हाइड्रोजन काम किया। तो हाइड्रोजन जो ऑक्सीडाइज हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, वो क्या है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका रिडक्शन कौन कराया, H2। तो H2 रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसका रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस कराया। और इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसका, हाइड्रोजन का। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कराने में ये हेल्प किया। इसी तरह से हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है कॉपर ऑक्साइड का, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड को रिडक्शन होने में ये हेल्प किया। तो एक का हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन और दूसरे का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल में, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ZnO इधर Zn हो गया, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हुआ, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, रिडक्शन के बाद जिंक बना। और इसको रिडक्शन कौन कराया, कार्बन कराया। तो कार्बन जो है रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ कार्बन सिंगल है और ऑक्सीजन इधर जुड़ गया। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। तो कार्बन को ऑक्सीडेशन कराने में किसका रोल इंपॉर्टेंट है, ZnO का। ZnO इसको ऑक्सीडेशन कराया, इसलिए ZnO क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन में हेल्प करेगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो फिर यहाँ पर देख लीजिए ये एग्जाम्पल MnO2 MnCl2 बना है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, यहाँ से यहाँ ध्यान से देखने पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है। यहाँ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ Mn के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ से यहाँ में ऑक्सीजन हट गया, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये रिडक्शन हुआ। अब उसी तरह से हम लोग यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन को हम लोग को देखना है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन तो नहीं है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो HCl का ऑक्सीडेशन हुआ और MnO2 का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो भी हो रहा है वो रिएक्टेंट का हो रहा है, प्रोडक्ट का नहीं हो रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी बताए, वो क्या है, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन में हेल्प करे वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए जिसका रिडक्शन हुआ है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वही रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो यही है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, इस तरह से करके बना सकें। ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन क्या है। तो टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन तो हम लोग का समाप्त हो गया। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन में इतना ही पढ़ना था। अब कुछ ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं जो डेली लाइफ में यूज होता है। तो डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, एक तो है हम लोग का कोरोजन। कोरोजन क्या है, कोरोजन को हम लोग सिंपल शब्दों में क्या बोल सकते हैं, रस्टिंग, रस्टिंग बोल सकते हैं। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। अब मान लीजिए कोई आयरन आर्टिकल है और उस आर्टिकल को एयर मॉइस्चर में ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है, जिसमें कि एयर भी हो, एयर के कांटेक्ट में भी हो और मॉइस्चर के भी कांटेक्ट में हो। दोनों के जब कांटेक्ट में होता है तो उस पर रस्ट लग जाता है और उसका रस्टिंग हो जाता है। इसी घटना को कोरोजन कहा जाता है। उसको बोल सकते हैं कि कोरोड हो गया है, आयरन का आर्टिकल क्या हो गया है, कोरोड हो गया है। अब देखिए इस एग्जाम्पल को, ये आयरन है, वाटर के संपर्क में है और एयर के भी संपर्क में है, कांटेक्ट में है, तो ये क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। और ये जो आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड ही आयरन में लगने वाला रस्ट है, जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग कहते हैं। जब कोई आयरन आर्टिकल को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया जाता है एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में, तो उस पर जंग लग जाता है और इसी घटना को कोरोजन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कोई लोहा का गेट हो, आयरन का गेट हो जो बाहर में हो, बरसात के दिनों में भीग जाता हो, आयरन का रड हो, तो ये सब चीज़ में क्या होता है, जंग लग जाता है, जिसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं। और ये कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का। ब्राउन कलर का रस्ट लग जाता है आयरन आर्टिकल में, जिसको हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन बोल सकते हैं। और कोरोजन तो किसी भी मेटल में हो सकता है। अब जैसे सिल्वर मेटल में आप लोगों ने देखा होगा कि सिल्वर आर्टिकल जो भी होते हैं उनमें ब्लैक कोटिंग हो जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो ये ब्लैक कोटिंग जो है सिल्वर आर्टिकल में, वो भी क्या है, वो भी कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। सिल्वर का कोरोजन हो गया और उसमें ब्लैक कोटिंग आ गया, ब्लैक लेयर आ गया, इससे सिल्वर क्या होता है, बर्बाद होता है धीरे धीरे। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि कॉपर के मेटल में ग्रीन कोटिंग हो जाता है। तो ये सिल्वर सल्फाइड का इसमें हो जाता है, ब्लैक कलर जो है सिल्वर सल्फाइड का है, सिल्वर से सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। इसी तरह से कॉपर से कॉपर कार्बोनेट बन जाता है जो ग्रीन कलर का होता है। तो इस तरह से आयरन ही नहीं, सिल्वर, कॉपर और भी दूसरे मेटल में भी कोरोजन हो सकता है। अब कोरोजन से बहुत सारा आयरन आर्टिकल बर्बाद होता है, जैसे कि
शिप में बहुत सारा पार्ट जो है एयर और वाटर के जो संपर्क में होता है, शिप में प्लस ब्रिज में और भी बहुत जगह में जहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है आयरन आर्टिकल से, वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कोरोजन के कारण, रस्टिंग के कारण हर एक साल बहुत सारा पार्ट उसका बदलना पड़ता है, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। जब आयरन ऑक्साइड बन जाता है ब्राउन कलर का, जो रस्ट होता है, रस्ट उसको बर्बाद कर देता है। रस्ट दूसरा चीज़ है, रस्ट आयरन नहीं है, वो दूसरा चीज़ है और उसको कमज़ोर कर देता है। धीरे धीरे इसका लेयर बन बन कर उसमें से उचड़ने लगता है, निकलने लगता है और वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो इससे बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कोरोजन से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए उस पर हम लोग पेंट कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ये सब काम हम लोग कर सकते हैं आयरन आर्टिकल में। अब देखिए पेंट करने से कैसे बचेगा। अब मान लीजिए कि ये आयरन आर्टिकल है, तो ये आयरन आर्टिकल कोरोड कब होता है? कोरोजन इसका कब होता है? जब ये एयर और वाटर के संपर्क में होता है, उसके कांटेक्ट में होता है। अब मान लीजिए इस पर पेंट हम कर दिए, पेंट कर दिए तो ये एक लेयर बना लिया, ये पेंट का लेयर हो गया। आयरन आर्टिकल अंदर है, बाहर में पेंट का लेयर हो गया। अब जो एयर हो या वाटर हो, इनका कांटेक्ट बाहर तो हो रहा है लेकिन अंदर का जो आयरन है वहाँ तक नहीं हो रहा है, जिसके वजह से वो सुरक्षित हो जाता है, वो प्रिवेंट हो जाता है। तो कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग उसको पेंट कर सकते हैं, आयरन आर्टिकल को ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ताकि आयरन आर्टिकल के ऊपर एक लेयर बन जाए जो उसको एयर और वाटर के कांटेक्ट से बचाए और इससे वो कोरोजन से भी बच जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वो है रेंसिडिटी, और रेंसिडिटी भी ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। रेंसिडिटी किसको कहते हैं? जैसे खासकर फूड आइटम जो ऑयली हो, ऑयली फूड कुछ देर हो जाने के बाद, जो ऑयली फूड होते हैं कुछ समय के बाद जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होता है फूड का, फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है और इससे फूड खराब हो जाता है। फूड खराब हो जाता है, उसका स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी में बहुत सारा सब्जी खराब हो जाता है, जो सब्जी बना हुआ है, जो कुक्ड किया गया है, वो खराब हो जाता है, उसका स्मेल बदल जाता है, उसका टेस्ट भी बदल जाता है। इसका कारण है रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन के कारण ऐसा होता है और इसी घटना को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि फूड का स्पॉइल हो जाना, फूड का खराब हो जाना बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के द्वारा। तो ऑक्सीडेशन के कारण फूड खराब हो जाता है और इसी घटना को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। इसमें फूड का स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है। तो अब इसको कैसे बचाया जा सकता है फूड को खराब होने से? तो उसके लिए एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। फूड आइटम को एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए ताकि एयर का कांटेक्ट ना हो सके। एयर टाइट कंटेनर में जब रखते हैं, एयर का कांटेक्ट नहीं होता है तो ऑक्सीडेशन धीरे धीरे होता है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस को ये स्लो करता है एयर टाइट कंटेनर में रखने से, और इसके कारण फूड जल्दी खराब नहीं होता है। फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए उसमें कुछ सब्सटेंस भी मिलाया जाता है और उस सब्सटेंस को कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं जिस सब्सटेंस का यूज किया जाता है ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। जैसे फूड है, ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडेशन के बाद वो फूड खराब हो जाएगा। अब उससे बचाना है तो उसमें कुछ सब्सटेंस हम लोग मिला सकते हैं और इस सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट को मिलाने से ऑक्सीडेशन नहीं होगा और फूड हमारा सुरक्षित रहेगा। एक तो एयर टाइट कंटेनर और दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट मिलाना। इन दोनों के कारण हम लोग फूड को रैंसिड होने से या फूड को खराब होने से बचा सकते हैं। अब जैसे लेज या चिप्स का जो पैकेट होता है, इसमें ऑयली फूड होता है और इसका ऑक्सीडेशन होने का या ख़राब होने का, रैंसिड होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है इसके पैकेट में। इसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। नाइट्रोजन गैस मिलाने से वो फूड को ऑक्सीडाइज होने नहीं देता है। एंटीऑक्सीडेंट हो गया, एंटीऑक्सीडेंट मिलाने से फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा,
तो ये खराब भी नहीं होता है, काफ़ी समय वो पैकेट में सुरक्षित रह सकता है। हाँ, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए कि कब ये खराब हो सकता है। अगर कोई चिप्स का पैकेट हो, लेज़ का पैकेट हो जिसमें छेद हो गया हो या उसके अंदर का एयर निकल गया हो, इसका मतलब है कि वो खराब हो सकता है। अब उसमें छेद हो गया, उसके अंदर का हवा निकल गया, यानी कि उसमें एयर घुस गया। उसमें नाइट्रोजन रहता है, लेकिन हवा निकल जाने का मतलब क्या है, नाइट्रोजन निकल गया, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस वहाँ से निकल गया तो फिर तो वो ऑक्सीडाइज होगा और ख़राब होगा। इसलिए आप जब भी कुरकुरे चिप्स वगैरह खाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि उसमें पूरा हवा भरा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल एयर नहीं है, वो है नाइट्रोजन गैस जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और उसी के कारण हमारा कुरकुरे या चिप्स सुरक्षित रहता है। तो ये केमिकल इक्वेशन का लास्ट पार्ट था और पूरा टॉपिक वाइज जितना भी चीज़ है सारा चीज़ हम समझा दिए हैं। अब एक्सरसाइज आप लोगों को खुद से करना है और किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। और कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।